तो चलिए, कल हमने रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज के बारे में बात की थी और हमने फिर ये देखा था कि जो आपके बल्ब तक रेटिंग लिखी होती है रेटेड पावर की और रेटेड वोल्टेज की, रेटेड वोल्टेज जब तक अप्लाई आप नहीं करेंगे तब तक आपका रेटेड पावर कंज्यूम नहीं होगा। ठीक हो रहा है कितना? लेकिन मैंने आपको कहा इफ योर अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन रेटेड वोल्टेज, ठीक है, तब मैंने क्या कहा आपको, शाबाश, जो पावर कंजप्शन होगा, पावर कंजप्शन दैट विल बी लेस देन द रेटेड पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कभी जब आया व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पावर कंजप्शन इफ अप्लाइड वोल्टेज वाज लेसर देन द रेटेड वोल्टेज। ठीक, अब क्वेश्चन एक लिखें फिर हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन लिखे आप, अ बल्ब विद पावर रेटिंग 100 watt and voltage rating 200 volt and voltage rating 200 was operated at 100 volts, was operated at 100 volts. Calculate the percentage decrease in the power consumption. शाबाश, लगे। परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, पहले ये देखते हैं। सपोज सबसे पहले हम देखेंगे पावर कंज्यूम, शाबाश, बराबर VO स्क्वायर ऑपरेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर आपको निकालना हो, रेजिस्टेंस से बराबर आसान VR स्क्वायर बाय PR पढ़ाना था हमने, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ V0 स्क्वायर डिवाइड बाय VR स्क्वायर डिवाइड बाय PR। लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताओ वैल्यूज। ऑपरेटेड वोल्टेज, यू आर ऑपरेटिंग दिस एट 100 वोल्ट्स, तो आएगा 100 स्क्वायर डिवाइड बाय, और रेटेड वोल्टेज 200 स्क्वायर इनटू रेटेड पावर 200। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो कंज्यूम पावर कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू बता दो। हेरिकेन को दी पूछो क्या है, हेरिकेन को 1000000 डिवाइड बाय 2 2 और 4, 1 2 3 और 4, 4 और 4 चले गए, 4 1 और 4 25, therefore this is 25 watts. So this is the consumed power. क्या कम होना भी चाहिए था कम। Now we are interested in finding out the decrease in the output power. Now the output decrease in the output power क्या है? Decrease in general, हाँ, it will be जो rated था उससे आप consume subtract करते हैं, therefore decrease. It will be equal. What is rated power? 100 minus 25 कितना आ रहा है? तो ये तो है 75 वाट। This is the decrease in power. लेकिन अगर आपको कोई बोला what is the percentage decrease in the power? Percentage decrease कैसे करते हैं, शाबाश? Remember, percentage decrease, percentage drop in the output power is given by, जो आपका decrease है, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर दें by PR, the rated power। अच्छा ठीक, multiply this by, ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, 75 upon 100 into 100, so this is 75%। ठीक है कि वो क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास।
घर हीटर आसान लगित दपान हीटर क्या पावर रेटिंग चलो हीटर की बात मैं इसके बाद और करने वाला हूँ। तो हीटर में हम ये समझ लें पहले, जो आपके घर पे हीटर्स लगे होते हैं, दे आर एक्चुअली हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स। क्या चाहता पावर कंजप्शन ज्यादा है, ठीक। अब वो क्या होगा वो इसके बाद अगले लेक्चर में मैं समझाऊंगा, या इसी आज ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम ये समझना चाहेंगे कि जो आपका हीटर का कॉइल होता है उसको कोई पावर रेटिंग 1500 वाट पहला कॉइल कॉइल क्या रेटिंग है 100 वाट पचु तुम 1500 ओह 1500 के ज्यादा हीट जनरेट, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि आपका हीटर का पावर का रेटिंग जो होगा, उस पावर को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करें, जितने टाइम के लिए आप उसको चलाएं, ऑब्वियस सी बात है आप कैलकुलेट करेंगे कि इतने टाइम में कितनी एनर्जी खर्च हो गई या कितनी एनर्जी इसने पैदा की, ठीक। अब सपोज आपको सवाल दिया जाता है कि भाई तेरे पास पानी है, ठीक है, आप इस पानी को हीट कर रहे हैं इस हीटर पे, ठीक है। हीट करने का मतलब आप इस पानी को बॉईल कर दो, उस पानी का कोई टेम्परेचर होगा, तो अपने से इट इज 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड टू बॉईल दिस वाटर। समझ तरह वो समझ रहे हो कि नहीं? या आपको सवाल आ सकता है कितने टाइम के बाद इस पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया, कितने टाइम के बाद इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो इन ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है, समझ लेना मेरी बात। सबसे पहले यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। शेयर्स कितना है कि नहीं? आपके पास पानी है या कुछ कोई भी चीज हो, मैं पानी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें स्पेसिफिक हीट पानी का पता है, ठीक। समझना मेरी बात। इफ यू हैव गॉट, हमने कैलोरीमेट्री अपने लेवल में पढ़ा होगा, आपके पास कंसेप्ट ये है कि इफ यू हैव गॉट m ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस, क्या m ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट s, ठीक। If you want to increase the temperature of this m grams of the substance by delta t degree Celsius, by delta t degree Celsius, then the amount of heat required Q is given by शाबाश, Q is equal to पढ़ा होगा ms delta t, मगर कैलोरीज पढ़ा है आपने, Q is equal to ms delta t शुना पढ़मुत। What is Q? It is the amount of heat required to increase the temperature of m grams of a substance by delta, where S is the specific heat of the substance. What do you mean by specific heat? It is the S अगर से ये पढ़े विचक S is equal to Q by m delta T. S is defined as Q, यानी कि heat energy चाहिए काट खतरी काट लगी यस एकस यूनिटस करे एके डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज दैट होना स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट पानी के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पढ़ा है। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट आइस के लिए शाबाश इट इज 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नहीं पढ़ा आपने थर्मोडायनामिक्स यानी कैलोरीमेट्री, थर्मो में भी पढ़ा होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम शाबाश, अगर जैसी स्टीम टेम्परेचर पढ़ा हो 1 डिग्री सेल्सियस से फिर से कहते 0.47 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो व्हिच मैक्सिमम का बस अमी खुदा सबने आब जबरदस्त चीज तो कूलेंट आसान ज्यादातर आब ही तो पता क्या आबस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं मगर एनर्जी कदा पकार 1 कैलोरी 4.2 joules among liquids and gases. Water has the highest specific यह सारे को ज्यादा हीट है एब्जॉर्ब करित पद खाली पानस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू अदर तिम कम हीट दी गो तिम हेकन तिम गसन जल्दी पान हीट अब लाइक टाइम, ठीक। अब स्पेसिफिक हीट पानी के लिए डिफाइन करते हैं, अगर आपको होगा याद, अगर 1 ग्राम पानी का है उसका टेम्परेचर आपको याद रखो, मैं वो कह रहा हूं रिपीट आपके लिए कर रहा हूं, यू शुड 11। अगर आपका पानी है 1 ग्राम कितना, लेकिन होना चाहिए 14.5 डिग्री सेल्सियस कितने पे, अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 1 डिग्री को दबाए 15.5 डिग्री सेल्सियस चलेगी ना। यह चीज करने खतर क्या हीट
सो हीट से 1 कैलोरी। तो याद और समझ आ गया व्हाट इज 1 कैलोरी। चुका जजीर है काम तो 14.5 से लेकर 15.5 तक आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। किसका? पानी का। मगर कितने अमाउंट ऑफ पानी का? 1 ग्राम। जिससे एनर्जी लगी 100 कैच 1 कैलोरी। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा आप देखो यहां से, अब मुझे एक बात बताओ। नाउ व्हाट इज दिस हीट? Q is equal to ms del T. शाबाश। It is the amount of heat required to increase the temperature of m grams of a substance by delta T degree Celsius. ठीक है, तो आपको सवाल आ सकता है कि भाई आप पानी का टेम्परेचर से, पानी आपका 20 पे है, आप उसको 100 पे लेके जाएं। आपका पानी 20 पे है, आप उसको 80 पे लेके जाएं। ठीक है, या आपका पानी 20 पे है, आप इसको स्टीम में लेके जाएं। समझ रहे हो? जब स्टीम के लिए ये वाली एक्सप्रेशन सिर्फ वैलिड नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? समझना मेरी बात। आपको पहले पानी को कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 पे जब पानी आ गया, उस पानी की आपको स्टेट चेंज करनी है। क्या करेंगे ना? दैट्स लाइक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो 1 ग्राम स्टीम। उधर पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, उधर पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होगी। तेल चला गया 5 कैलोरी पर ग्राम ऑफ वाटर। वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। पहले हम इस कंसेप्ट पे आते हैं कि अगर आपको हीटर इस्तेमाल करना है और आपको पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना है, तो आपको कितने टाइम में ये पानी उस टेम्परेचर पे आ जाएगा। समझ रहे हो? तो तेलवान, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? शाबाश। जितनी एनर्जी तू देगा उतनी ही इस्तेमाल होगी। जायमा करो इसकी, नेग्लेक्टिंग एवरी लॉस। दिलचुप सुमाना मैं कह रहा हूं, हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस कुछ है बाय हीटर, कितना शुड बी इक्वल टू, शाबाश, किसको? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। उतनी होनी चाहिए ना, शुड बी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है कि नहीं? ये हो गया पहला केस, अगर आप टेम्परेचर से बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, हीट प्रोड्यूस, हीट क्या? एनर्जी। एनर्जी का सम बराबर हमने कल देखा हमने, पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी किसके बराबर है? पावर इनटू टाइम। तो जो समान पावर इनटू टाइम, पावर आज तक हीट रिक्वायर्ड ऑलरेडी लिखी था, ऐसे कि दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, हां, हीट रिक्वायर्ड से आपस को इट इज ms del T। मगर यहां देखना, समझना, इसके यूनिट्स यहां से आएंगे जूल्स में आएंगे ना, तो इसको भी जूल्स में लेना है। ये तो कैलोरीज है, ms del T क्या है? कैलोरीज। If you want to convert calorie into joule, you have to multiply it by 4.2. कैलोरी है ना 4.2 joules। तो जो तुम्हारा याद करो 4.2 से मल्टीप्लाई, P पावर इन वैट्स मल्टीप्लाई टाइम इन सेकेंड्स इज इक्वल टू एनर्जी। मगर बिकॉज एनर्जी जो एनर्जी से बकार लगी टेम्परेचर बढ़ाने से, मगर इन जूल्स होनी चाहिए ना ये भी, तो जूल्स को कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है कि ना? यहीं मैं लिखता हूं दैट इज इक्वल टू 4.2 ms del T, मगर वो क्या? जूल। ठीक है, समझिए ना? अब यूनिट्स दोनों साइड से सेम होने चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, तो मुझे बताओ विच इंप्लाइज, हाँ T का भी नहीं बराबर, हाँ 4.2 ms del T अपॉन P, है कि नहीं? This is the time required to increase the temperature of water by delta T degrees Celsius, where S is the specific heat of water. What is the specific heat of water? अब पानी के लिए it is 1 calorie, 1 calorie, ठीक है, 1 calorie। ये m, ये समझना मेरी बात। m जो है it is in grams, तो हम यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्टली, S के बदले में 1 लिख सकता हूं। S के बदले 1 लिखने के बाद ये आएगा फॉर वाटर। अगर हम ले, अगर कोई और चीज होगी तो उसका S डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट होगा। मतलब भी जनरल किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ाना है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, डेल्टा T 4.2 m, कितने? मगर m क्या? इन ग्राम्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट S, शाबाश, स्पेसिफिक हीट
in calories per gram per degree Celsius and divide by V. या ठीक से अच्छा। अब कभी कभी क्या होता है, आपको पानी ग्राम्स में नहीं देगा होगा, आपको सब्सटेंस ग्राम्स में, तो ऐसे लीटर में इसमें देखिए होगा, तब क्या करोगे आप? सिर्फ फॉर वाटर, हम वाटर की बात कर रहे हैं। Say for example, question अगर you have to increase the temperature of n liters of water. कितने liters है? n liters of water by delta T degree Celsius. चलो मानते हैं। How do you use this experiment? कितने टाइम के बाद ये होने वाला है? देखो समझना मेरी बात। 4.2 ms del T by P शास्त्री टाइम था। अब हमारा पानी जो है ये लीटर्स में दिया गया है, केजीज और ग्राम्स में। अगर केजीज में होता 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, ग्राम में आ जाता, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये देखिए लीटर्स। सबसे पहले हम ये करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू कन्वर्ट लीटर्स और विल ट्राई टू कन्वर्ट ग्राम्स इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। वो कैसे करेंगे? डू यू नो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? हाँ, 1000 kg per meter cube या 1 gram per cc चुना पर और 1000 kg per meter cube। ये छह कितना? तेरे जुगाड़ माना, समझना मेरी बात। That is equal to 1000 kg per meter cube के बदले मैं लिखूं 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। लिख सकता हूं और लिख सकता हूं कि नहीं? 1000 में what is the density of water? हाँ, 1 kg per liter। यानी कि अगर 1 kg है so n liters 1 liter, 2 kg है दिला से लीटर। अमीश आब या अनाशु फर तुझे ना दूध तु क्या तुम दा तला 2 किलो दी छो ना गो तुझे अज्यूम करना आब, क्योंकि आप से छी पॉसिबल कि 1 kg छु 1 लीटर करा। अगर तु पज बड दूध अछि वाना तु वन कि जइन गो तेमिस के पता पुछुस बदमाश पहुंचे नहीं। समझ गए कि नहीं? सो डेंसिटी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लें तो ये समझ आ रहा है पानी के लिए डेंसिटी जो है 1 kg पर लीटर है। उसका मतलब 1 kg अगर होगा वो 1 लीटर के बराबर, ठीक है। अब आपको क्या देगा? n लीटर्स मतलब 53 पानी। अगर मैं इसको इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करूं n लीटर्स कितने kg होगा? फिर n kgs होगा कि therefore n liters will be equal to n kgs होगा कि नहीं? लेकिन हमें इस एक्सप्रेशन में जो m लेना है, m मास, वो किस में लेना है? इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। फिर से पता चल है बोले कि केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखूं इट इज इक्वल टू 1000 n मगर ग्राम्स। अच्छा, तब अपन ये एक्सप्रेशन क्या बनती है? व्हिच इंप्लाइज शार्ट द टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 4.2 m के बदले क्या लिखूंगा? अब m के बदले मैं ये लिखूं 1000 n ग्राम्स, तो इट इज 1000 n grams into s वो हमें देख के होगा into delta t divided by v और it is equal to 4200 ns delta t। So this is the time, again this is the time taken to increase the temperature by delta t degree Celsius। Study, but the thing is your water, your amount is given in liters। अगर ग्राम्स में होगा तो ये वाली एक्सप्रेशन, अगर लीटर्स में होगा तो ये वाली है। मतलब मिलीलीटर को कन्वर्ट करो, यहाँ पर n मगर लीटर्स में लेंगे आप। ओ मिलीलीटर अगर ऐसे उसको बट लीटर में कन्वर्ट करो, समझो जरा। ये हो गया एक केस, हमने टेम्परेचर पानी का इंक्रीज किया। कभी कभी बोलता है कि भाई कितने टाइम के बाद इस पानी का टेम्परेचर जो है वो 100 भी पहुंच जाएगा और उसके बाद स्टेट चेंज भी होगी। तो स्टेट चेंज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो आपकी एनर्जी सप्लाई हो रही होगी वो 2 चीजों के काम आएगी, वो दिखा करेगा।
जिसको आज से सेमीकंडक्टर पढ़ना है वो शाम को आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। पहले 7 लेक्चर हो गए जीना डायोड्स, अच्छा मैं आपको मैं बताता हूँ, हो गया ना ये। अच्छा मैं एक सवाल पाया चीज यह करूँ वे यह काम से कर, मगर इस वक्त आपको स्टेट भी चेंज करनी है। स्टेट चेंज करने का मतलब अगर आपका पानी ऑब्वियसली आप पहले टेम्परेचर इंक्रीज समझो ग्राफ क्यों था। सबसे पहले आप पानी से बस फॉर एग्जांपल आपका पानी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। आपको सवाल आएगा कि भाई हीटर पे रखोगे ना आप उसको, तब से कितने टाइम के बाद इस स्टीम में कन्वर्ट होगा, किसमें स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए समझना पहले मेरी बात, इस पानी का टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस जाना चाहिए कि नहीं, हाँ। फिर 100 डिग्री, दिस इज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ना। फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करना चाहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में ही, मगर अब ये बन जाएगा क्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर आपके पास m ग्राम्स ऑफ वाटर है, क्या m ग्राम्स ऑफ वाटर, पहले आपको m ग्राम्स का टेम्परेचर कहां लेके जाना है, फिर क्यों अलग एनर्जी, तो लगाओ Q इज इक्वल टू हाँ ms del t, ms del t विल बी 100 माइनस t, होगा कि नहीं। और अगर आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 4.2 साथ रखना है, ठीक। फिर ये बन गया पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पानी को कन्वर्ट करना है इनटू steam at 100 degrees Celsius. Then we shall have energy touch on a latent heat of vaporization. And remember, the latent heat of vaporization for water is 540 calories per gram. 21 ग्राम से लगा 540 कैलोरी। टेम्परेचर बढ़ने सिर्फ क्या चेंज स्टेट, तो मुझे मेरे पास कितने ग्राम्स है, m ग्राम्स, अच्छा m ग्राम्स है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 540 से, ये गया था हीट रिक्वायर्ड, हाँ ये हो गया अभी कैलोरीज में, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करें तो जूल्स में भी आ गया, यानी कि ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी will help me in converting water at T degree Celsius to steam at 100 degree। फिर अगर आप सवाल कंटिन्यू हो जाएगा तो भाई आप जो स्टीम में 100 टेम्परेचर बढ़ाऊं फिर क्या लगा अक्सर भाई स्टीम को Q is equal to ms del T, m जी जितने ग्राम्स होगा s, अब स्पेसिफिक हीट किसका लगेगा, स्टीम का, वो कितना है 0.47 इंटू डेल टी, कितना तक 100 से लेकर 104 तक, 105 तक, समझ गए कि नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को पीछे इलोंगेट कर दूं, अब अगर आपके पास आइस होता है, आइस ऑन टेम्परेचर पर -10 डिग्री, -5 डिग्री, -4 डिग्री, समझ रहे हो कि नहीं। से आपका अगर मैं इस प्रॉब्लम को इलोंगेट कर दूं, आपके पास ऐसे होगा, आपके पास आइस है एट सम टेम्परेचर, हाँ obviously negative temperatures, say it is at T1 degree Celsius, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा ये काम करना है, स्टीम पे इसको लेके जाना है 100 डिग्री, देखिए फिर क्या मतलब पहले आपको आइस जो T1 पे है -T1 पे रहा था, इसको लेके जाना पड़ना आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा कितना विषय समझ लो मेरी बात, तब टेम्परेचर बढ़ा होगे ना, टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे, ये अभी आइस ही मगर किस टेम्परेचर पे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस वक्त एनर्जी लगेगी, आप किसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आइस, तो एनर्जी लगेगी Q इज इक्वल टू m जो होगा कितने ग्राम्स, s स्पेसिफिक हीट किसका लेकिन आइस का, इनटू डेल टी, डेल टी क्या हो, यही टी आएगा, टी -0 है, 0 माइनस टी आएगा, तो वापस टी गोवा जो था मल्टीप्लाई करो उसके में 4 पॉइंट गोवा जूल में करो वो कद आइस एट 0 डिग्री, मगर आइस एट 0 डिग्री अगर आप टेम्परेचर और देखें ना, ये नहीं टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक इसकी स्टेट, हाँ अगर आपको इसकी स्टेट चेंज करनी है तो आपको लगेगा इस वक्त लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि आप आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहेंगे टू आइस, सॉरी टू वाटर, ठीक है, टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, समझिए जरा, टेम्परेचर मत करो से इंक्रीज है वो मत किया, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया ही नहीं, आपको यहां पर क्या होगा, सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस्तेमाल, सो क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर या आइस, इट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम,
यानी कि यहां पर कितनी एनर्जी लगेगी फिर, हाँ m इंटू 80 इंटू, समझ रहे हो, आ गया जूल गो वो तो सुई पद बड़ा ये प्रोड्यूस टर्म टेम्परेचर, मैं यहां पर लिखूंगा डायरेक्टली 100 माइनस 0 आएगा ना, m s डेल t 100 माइनस 0, अच्छा मल्टीप्लाई 4.2 से होगा, फिर तो ये वापस आएगा। सो ओवरऑल एनर्जी जो आपको लगेगी वो समझ जो मेन का ओ बट समझ जो मेन वन हेक्टर कहां दी प्रॉब्लम है, आइस छु -10 स्पेड, आइस छु 0 स्पेड, वाटर छु 0 स्पेड, वाटर छु t डिग्री स्पेड, वाटर छु 100 स्पेड या स्टीम छु 100, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको बोलेगा इस जगह से इसको यहां तक कन्वर्ट करना है, तो बताओ आपको कितना टाइम लग सकता है। तो कांसेप्ट यही लगेगा कि जितनी एनर्जी तू प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगी, खर्च, समझ रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे तब, हम बोलेंगे पावर जो होगा उसका रेटिंग मल्टीप्लाई में जितना टाइम के लिए आप उसको खुला रखें, दैट विल बी इक्वल टू Q रिक्वायरमेंट शॉर्ट। अब रिक्वायरमेंट डिफरेंस है, अगर आइस के से होगा, आइस इस पे होगा और आपको यहां तक लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी प्लस ये वाली प्लस ये वाली, ठीक। हाँ अब ये हो सकता है आइस यहां पर है, आपको सिर्फ इसको यहां तक लेके जाना है, तो ये वाली और ये वाली बस। हाँ अब आइस यहाँ पे है, आपको सिर्फ यहां तक लेके जाना है, तो 100 नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा t-0, यह कितना आएगा कि नहीं। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी है वाटर, आपको यहां तक लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा 4.2 ms डेल t 100 माइनस जो यहाँ पर t होगा, ठीक हो गया यहां तक, प्लस क्या करना है उसमें, अगर ये वाला m 540 इंटू 4. तो एक प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूं, सिर्फ रिक्वायरमेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आएगी, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, जब आपका पानी when water is at t डिग्री सेल्सियस, पानी ऑलरेडी इसी टेम्परेचर पे है, लेकिन यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम, ठीक है, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू, एंड conversion is taking place, you want to convert it to steam at 100 degrees, ठीक, समझ गए कि नहीं। तो बताओ आप कितना टाइम लगेगा, सब मतलब क्या समझ कांसेप्ट, हाँ पावर इनटू टाइम, इट विल बी इक्वल, शाबाश, ms क्यों रिक्वायरमेंट क्या है बस समझ, व्हेन वाटर इज एट t डिग्री सेल्सियस, वाटर इज एट t, तो ये तो वाटर एट 0 है, यानी कि यहां से कहीं स्टार्ट करना है, यहां से लेकर पहले यहां तक जाना पड़ेगा ना, यहां से लेकर यहां तक कितनी एनर्जी लगेगी, m s डेल t विल बी 100 माइनस t, और क्या, तो 100 माइनस t, मगर इसी कैलोरीज में आ चुका हूं, जूल्स में करना 4.2 से मल्टीप्लाई प्लस ये पहुंच गया इधर, लेकिन हमें चाहिए स्टीम एट 100, तो पहले आप स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, स्टेट चेंज के लिए कितनी एनर्जी, m 540 इंटू 4. m इंटू 540 इंटू 4. समझ गए, इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करके, ये मेहरबानी करके यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर ये टाइम, इन्होंने डबल कैसे लेकिन t1 यहाँ पे था ना, ठीक है, t1 डिग्री क्लियर है कि नहीं। तो आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि क्या करेंगे इन क्वेश्चंस, अगर आए तो फिर जरूर नहीं आए तो बॉक्स अब कुछ पॉइंट्स लिखो आप, मैं देखूंगा आप क्या करोगे, पॉइंट्स लिखें आप। इफ टू आइडेंटिकल कॉइल्स, ये हीटर कॉइल ठीक, गिव total heat, if two identical coils give total heat Hs when connected in series, मैंने दो कॉइल्स, हीटर कॉइल्स की दो कॉइल्स है, आइडेंटिकल कॉइल्स है, जिनकी लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, ठीक है,
अब मैंने उनको किस में कनेक्ट किया, सीरीज। There is a heat within HS and HP when connected in parallels, then HP by HS is equal to HP by HS is equal to, ठीक, बहुत आसान। एनर्जी आपको पता है, सीरीज में कॉइल्स को कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस पावर को क्या होता है, और पैरेलल्स में कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है। आई वुड लाइक यू टू फाइंड दिस वैल्यू। आप क्वेश्चन देखिए, दूसरा इफ a heater boils m kgs of water, if a heater boils m kgs of water in a T1 time, and another heater boils the same water, in T2 time, ठीक, यानी कि मैं क्या बोल, मैंने दो हीटर्स को लिया है, एक पे पानी को गर्म किया, मतलब टाइम T1, दूसरे पे लिया तो then if the heater coils are connected in series, the time taken will be, if the heater coils are connected in series, the time taken will be dash a, it will be TS, होगा कि नहीं, उसका सेल बराबर। and if the heaters are connected in parallels, यानी कि हीटर कॉइल्स, ठीक है, then the time taken will be TP। समझ रहे हो क्वेश्चन? These questions are based on again that power की expressions, पावर शिफ्ट बराबर इन सीरीज रेसिप्रोकल्स में हमें लेना पड़ता है और पैरेलल्स में डायरेक्टली ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए वो कंसेप्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आप देखोगे आपके लैंप्स जो होते हैं, चाहे आप इसको डीसी पे लगाएं चाहे आप उसको एसी पे लगाएं, उनकी ब्राइटनेस अगर आप देखोगे, चाहे आपने इसको डायरेक्ट बैटरी से चलाया, कुछ लैंप्स होते हैं जो डीसी भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं, कुछ अप्लायंसेस होते हैं, ब्राइटनेस जो होती है ये डीसीएस पर टू दी ब्राइट, एसी लगाओ टू दी ब्राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स दरअसल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं, फॉर इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ एसीज एंड डीसीज, रिमेंबर सेम हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से ब्राइटनेस जो है वो दोनों में क्या आ जाती है, ठीक है ना। समझना, जब मैं एसी की बात कर रहा हूं, मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने आपको कहा था जो आपके अप्लायंसेस होते हैं ज्यादातर दे आर मेजरिंग RMS value of current, root mean square value, and RMS value जो ये currents measure, because this RMS value is related to heat, therefore these instruments are called as hot wire instruments। कैसे बना? क्योंकि इनसे असली क्या करा मेजर, हीट। पाँच तक इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू दिवा। अब चूंकि डीसी लगा के आपकी हीट प्रोड्यूस होगी और एसी का वही इक्विवेलेंट अमाउंट, लेकिन कौन सा इक्विवेलेंट अमाउंट, RMS, जिसको आप कहेंगे RMS वैल्यू। इंशाल्लाह जब हम एसी पढ़ेंगे तब इसलिए क्लियर, RMS value is that amount of that equivalent value of DC, जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा, जो AC ने उतने ही टाइम में की होती है। AC करंट कोई, सपोज AC करंट इसमें चली 2 मिनट के लिए, इसलिए कुछ हीट प्रोड्यूस की, मगर AC किस करंट से वेरी बुझ तुम्हारे बाकर है इतनी हीट प्रोड्यूस इतनी टाइम में तो मैं पे ना कांस्टेंट करंट चलाऊं DC करंट ताकि इतनी हीट गस प्रोड्यूस, that value of DC से बना RMS value of AC, कैसे बना? तो RMS, तो what is RMS value of AC? It is equivalent value of DC, क्योंकि AC फ्लक्चुएट कर रही थी,
कुछ मैं यार गिना नहीं एक दो कर से एक दो लग फुटरो से जिसेर देवलो फुटरो न क्यों तेन दो फुटरा पांच कुछ वेरी करूंगा कुछ जैसा सुमो जोरा युस हर दो फुटरा क्या मगर टाइम लगे सीधी समझते हो दैट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगी उतने ही टाइम में जो एसी ने की थी इसी कंडक्टर में इतने ही टाइम समझ रहा सो आरएमएस वैल्यू इज दैट वैल्यू जो दरअसल डीसी वैल्यू एमई सुना ये इंस्ट्रूमेंट जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं वो आरएमएस वैल्यू पे काम करते हैं तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू डीसी का और जो जनरली डीसी होगी वो तो डीसी है ही फॉर सेम इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ डीसी ऑब्वियस सी बात है विल हैव सेम हीटिंग इफेक्ट and when there is same heating effect there will be same brightness इसीलिए आपके लैंप्स एसी पे भी काम करते हो डीसी पे मतलब ब्राइटनेस दोनों की सेम ठीक है कि आई कम टू द लास्ट पार्ट नाउ दैट इज आपके घर में हीटर्स लगे होते हैं आपके घर में हीटिंग रॉड्स लगे होते हैं आपके घर पे इलेक्ट्रिक प्रेस लगा होता है आयरन है चुनाव प्रेस है पाला बन चुका है ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स हम देखना चाहेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में बात क्या है अच्छा ठीक हेडिंग दो हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स we have got a heater, we have got an electric iron or an electric press, we have got a heating rod, देखो बच्चा ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट जो घर पे लगे होते हैं याद था मेन का ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज यानी कि जो ये पावर कंज्यूम करेंगे दैट विल बी वेरी हाई ठीक है कितना अब ऐसी इनमें ऑब्वियसली इनमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है युसा दरअसल गर्म छु हीटिंग हीटर अच्छे कॉइल आसान इलेक्ट्रिक प्रेस सुच ना तो प्लेट था अच्छा हीटिंग रॉड ये तो इसका काम ही है वही करना हीट करना तो इनके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है क्या लगा होता है मैं कह रहा हूं पहली चीज ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स है हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स होने का मतलब ये जल्दी जल्दी कम टाइम में ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और दैट इज व्हाई यदि हीटर से लगा तो यार मीटर से खास जल्दी रेटिंग पावर कंजम्पशन ना सर हमने अगर आपको याद हो मैंने कहा 1 किलोवाट आवर ये 8 मीटर का यूनिट 1 यूनिट ऑफ द मीटर लेकिन ये से 100 वाट चली 21 घंटे से मगर जब ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स लग जाते हैं ये ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं लेकिन टाइम क्या होता है कम देयरफॉर 8 किलोवाट का जल्दी कंज्यूम एंड देयरफॉर मीटिंग रेटिंग से जल्दी ठीक है इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में दरअसल हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो बना होता है एक एलॉय का क्या होता है द एलॉय इज ऑफ निकल एंड क्रोमियम इसीलिए आप इसको कहते हो नाइक्रोम क्या ठीक है कि ना इसको हीट रिच कॉइल से ना सम किसकी बनी होती है नाइक्रोम ओके देयर इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड यो जो दरअसल हीटिंग एलिमेंट अब ये नाइक्रोम की ही क्यों होती है वो देखना है दरअसल हम चाहते हैं कि जो ये हाई पावर इंस्ट्रूमेंट हो तुझे भी आसान ये दासुन गो जलना जले कोई चीज अगर हीट ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है हीट ज्यादा होने की वजह से आप देखते हो कोई चीज मेल्ट हो सकती है मेल्टिंग पॉइंट तुझे आसान ये कॉइल मेल्ट नहीं आप क्या चाहते हो तो पहली प्रॉपर्टीज कॉइल की आप चाहते हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट वो क्या हो कम की ज्यादा शाबाश अरे आप हीटर का जो कॉइल है आप चाहते हो कि मेल्ट हो आप चाहते हो हीट ही ज्यादा प्रोड्यूस करे चूंकि ऐसा अगर ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे चलेगा इसी मेल्ट जल्दी मगर तुझे बनाया न जना तो मेल्ट कर जल्दी ठीक है सर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई ठीक है कि नहीं दूसरी चीज आप अगेन यही चाहते हो कि ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे एंड टू हैव मोर हीट्स रिमेंबर यू मस्ट हैव मोर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या
specific resistance or resistivity of these resistivity should be high. ठीक है कि नहीं? तीसरी चीज, जो ये वायर, जो ये मटेरियल होगा, जिस मटेरियल का आप ये हीटिंग एलिमेंट बनाएंगे, you should be easily able to draw it into wires. यानी कि इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, इट मस्ट बी डक्टाइल, ठीक है कि ना? एंड चौथी चीज, इतने हाई टेम्परेचर पे इट शुड नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड. अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो, कोई प्रॉब्लम. आई थिंक आपको करो ना, सीरियसली का सुना. ये चौथी चीज, एट सच हाई टेम्परेचर्स इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड. तो ये प्रॉपर्टीज लेकर हमने एक मटेरियल को सिलेक्ट किया जिसका नाम क्या है? नाइक्रोम. एंड नाइक्रोम में हमने देखा इट इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, एंड इसके पास ये सब प्रॉपर्टीज. ठीक है, ठीक है. अब अगर हम डेफिनेशन पे चले जाएं, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स है, दे आर हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स. लेकिन हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी है, दैट पावर इट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. कितना पाने बन जमीन समझ जमीन का क्या होना. ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स. मानते हो कि नहीं? तो मुझे बताओ, अगर ये हाई पावर है, हाई पावर, इफ पावर इज हाई, रेजिस्टेंस क्या है? और अगर रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी ना? रेजिस्टेंस का बराबर रो एल बाय ए. जब रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टिविटी भी. मगर दिस इज कंट्राडिक्टरी. और इससे बनान हमारा जो एलिमेंट होगा उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए. और अगर ये हाई है तो इसके बना यहाँ पर, तो देयरफॉर इज ए कंट्राडिक्शन. बट इन ऑर्डर टू हैव दीज हाई, एक चीज तो है, दे आर ऑल हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स. हाई पावर इंस्ट्रूमेंट, समझना मेरी बात, वी डेफिनेटली वांट पावर टू बी हाई. ठीक. एंड फॉर पावर टू बी हाई, रेजिस्टेंस मस्ट बी लो. It must be low. But in order to have this concept, क्या कि नाइक्रोम वायर जो है, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ज्यादा. उसकी वजह क्या है वो आप देखिए, अब आप समझ लेंगे. आप समझ why is this the case? देखो बच्चा, अगर आप इस रेजिस्टेंस पे जाएं, रेजिस्टेंस एक्चुअली इज अ फंक्शन ऑफ, शाबाश, इट इज अ फंक्शन ऑफ रो, इट इज अ फंक्शन ऑफ एल, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एरिया. कितना जिगर भूल जाओ इन चीजों को. हम देखना चाहेंगे कि व्हाट वी कैन डू टू दीज थ्री इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस. समझ रहे हो? आप चाहते हो पावर टू बी हाई और उसके लिए रेजिस्टेंस मस्ट बी लो. अब इस रेजिस्टेंस को कम करने का क्या तरीका है वो हम देखना चाहेंगे. ठीक है, पहला केस में ले रहा हूं, बड़ा आसान सा केस. सर रेजिस्टेंस से बराबर रो एल बाय ए. कितना सर जिज्ञास करानी है, रेजिस्टेंसेस गए कम, ये एरिया बढ़ावा. अगर मैं मानता आपका ये एरिया वायर बढ़ावा. सबसे पहली चीज, द मटेरियल यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच वायर विल बी मोर, दस मोर कॉस्ट. अच्छा, जब मटेरियल बढ़ गया तो उसका तुम्हारा आज से वजन थे. All of the three cases are unlikely possible. We do not want these things. We do not want कि आपकी coil जो है वो bulky हो जाए. We do not want कि ये coil का इस दर्जे का सिंह क्या है? This is household requirement. अगर ये चीज दर्जे तिल के कर इंसान मुश्किल. Cost के एतबार से, material के एतबार से, bulkiness के एतबार से, area बढ़ाना मुझे नहीं लगता सही है. आपको यही लगता है? या ठीक सा कितना? वो एरिया बढ़ाऊं चुनो सही तरीके हैं. चलिए दूसरे तरीके पे चलते हैं. इसके बगैर, therefore this is totally undesirable that we should not be increasing the area. हम नहीं चाहते एरिया बढ़ जाए. ठीक है, दूसरा तरीका जिससे हम ये कर सकते हैं वो क्या है? चलो एरिया तो आप कांस्टेंट रख देंगे. अब हम देखेंगे रो और एल के बीच क्या हो सकता है. हम क्या जाएंगे? आर कम. आर कम कैसे होगा समझना. हम रेजिस्टिविटी को बहुत कम करेंगे, लेकिन लेंथ को बढ़ाएंगे. लेकिन लेंथ को ओवरऑल इफेक्ट कम ही होगा ना. इस वाले इफेक्ट को जरा स्टडी करो. रेजिस्टिविटी, लेंथ बहुत ज्यादा. अगेन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज मोर.
ठीक है, रेजिस्टिविटी आपने कम की, ओवरऑल वी हैव अचीव्ड लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. But the thing is, when you are achieving this cost, where you are achieving this target, at what cost? At a cost that you are increasing the length. And when you are increasing the length, obviously बात ये है कि आपका मटेरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा बल्कि हो जाएगा, and वो अगेन हम नहीं चाहते. Therefore, this is again undesired. यानी कि आपने रेजिस्टिविटी बहुत कम की और लेंथ को बढ़ा दिया. ठीक है, अब कौन सा केस है इसमें भी हम खुश नहीं. तीसरे केस पे आते हैं. हम चाहेंगे कि लेंथ बहुत कम हो, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी को हम बढ़ा दें. क्या ठीक है? तरह मंगित क्या देगी थी उसने. लेंथ को बहुत कम किया, मटेरियल को सस्ता, कॉस्ट हुआ सस्ता, बल्कि गया खत्म, मगर रेजिस्टिविटी बढ़ी. तो मुझे एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस को हम कम करना था, पहला अनडिजायरेबल था, ये वाला भी अनडिजायरेबल है क्योंकि यहाँ पर बल्कीनेस और अगेन कॉस्ट कंसीडरेशंस. और इस वाले केस में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, एंड दैट इज व्हाई वी वांट रेजिस्टिविटी ऑफ द हीटर कॉइल शुड बी. मैंने आखिर सर आपने हमें कितने खूबसूरती से बेवकूफ बनाया. हम क्यों नहीं ये कर रहे हैं? चौथा केस, हम लेंथ को भी कम करें, रेजिस्टिविटी को भी कम करें, है ना, मगर जिगर पूछ नहीं था. ये लेंथ की रेजिस्टिविटी का रखना सॉरी काम, समझना मेरी बात. ऑब्वियस बात है, रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, रेजिस्टेंस विल बी इफेक्ट इंप्लाइज रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड बट टू अ वेरी लार्जर अमाउंट्स. रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी. जब रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, यस दैट वाज द टारगेट, बट व्हिच वे से क्या गई, ये रेजिस्टेंस कम गई ना, करंट पाई ज्यादा, करंट पाई ज्यादा, हीट कैसे ज्यादा प्रोड्यूस, क्या इस राथी पुरुष थोड़ा सा कंसेप्ट आपको है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ये तो कम हो गया है, लेकिन जो चीज बढ़ गई उसका स्क्वायर यहां पर है. ओवरऑल हीट प्रोड्यूस क्यों गई वारिया ज्यादा, ये हीट प्रोड्यूस गई वारिया ज्यादा. मेल्टिंग पॉइंट है उससे एवरीथिंग उठाई, मगर सो मेल्टिंग पॉइंट कैसा अचीव, ठीक है सर, ठीक है फ्यूज, ठीक है सर, मेल्ट, ठीक है सर. फ्रीक्वेंट देयर विल बी अ फ्रीक्वेंट केस ऑफ मेल्टिंग ऑफ द कॉइल which is again undesired. समझ गए कि नहीं? That is the reason your heater coil must have this property, that resistivity must be high and length should be reduced. ठीक, लेंथ रखेंगे कांस्टेंट और वही है ना, किस तरीके से आप दो चीजें तो नहीं कर सकते ना. लेंथ के थ्रू से एरिया के थ्रू कांस्टेंट, ऐसे नहीं होगा. कुछ दो पैरामीटर्स में चेंज लानी है, क्योंकि कुछ रेजिस्टिविटी हमने परसों ही पढ़ा है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन लेंथ. हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी रेजिस्टेंस की भी और रेजिस्टिविटी की भी, अगर याद छो M/नीट पढ़ा था ना. तो ओवरऑल जब आप इस चीज को कम करना चाहेंगे, एक दो में से एक कुछ, इस वाले केस में हमने क्या किया, दोनों को कम किया. अच्छा, अब ये बोल रहा है सर लेंथ और एरिया को हम सेम रखें. हाउ डू यू डिक्रीज दिस रेजिस्टिविटी? मास कम कर रहे हैं, मास कम होगा, ऑब्वियसली लेंथ कम होगी ना, वजन आए लिखा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस. ठीक है कि ना. और इफेक्टिवली हम ये देखेंगे वो चीज डिजायरेबल अगेन नहीं है. तो हम एक केस पे जा सकते हैं दैट हम रेजिस्टिविटी को बढ़ाएं और लेंथ वगैरह घटाएं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ए. समझ गए कि नहीं? सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट आपकी हीटर कॉइल्स इस तरह से. समझ गए कि नहीं? आप समझ कोशिश. चलिए लास्ट जूल्स ऑफ हीट.